एक स्कूल है, अंदर बच्चे हैं, दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, कहीं रंगोली बनी है, कहीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की तस्वीरें। बाहर बोर्ड लगा है, लिखा है जाम साहिब दिग्विजय सिंह जडेजा स्कूल। नाम से लगता है गुजरात या महाराष्ट्र का कोई स्कूल होगा, लेकिन नहीं। ये स्कूल भारत से 6000 किलोमीटर दूर बसे एक देश पोलैंड में स्थित है और समय के माप में इससे भी लंबी है इसकी कहानी उस महाराजा की जिसने यूरोप से आए उन भूखे प्यासे बच्चों को आसरा दिया, जिन्हें जर्मनी से बचाने के नाम पर सोवियत संघ ने भूखे मरने की हालत पर छोड़ दिया था, जिन्हें न अमेरिका ने आसरा दिया न ब्रिटेन ने। कौन थे बच्चे, कौन थे महाराजा और क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत 23 अगस्त 1939 से करते हैं। क्या हुआ था इस दिन? एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे सोवियत संघ और जर्मनी के बीच, और इस संधि का नाम था मोलोटोव रिबेनट्रॉप संधि या हिटलर स्टालिन संधि। संधि के तहत दोनों देशों ने समझौता किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन संधि का एक और छुपा हुआ पहलू था जिसके अनुसार दोनों देश पोलैंड को आधा आधा बांट लेने के लिए तैयार हो गए थे। 1 सितंबर को हिटलर ने पश्चिम से पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके 16 दिन बाद स्टालिन ने भी पोलैंड पर आक्रमण का आदेश दिया पूरब दिशा से। नतीजा हुआ कि पोलैंड 2 हिस्सों में बंट गया। जर्मन हिस्से वाले पोलैंड में यहूदियों को मारा गया, वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए। ये सर्वविदित इतिहास है जिसको सब जानते हैं, लेकिन रूस के हिस्से वाले पोलिश लोगों के साथ क्या हुआ इसका जिक्र थोड़ा कम होता है। रेड आर्मी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो उन्होंने ये तर्क दिया कि वो देश को नाजियों से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पोलिश जनता को भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन जल्द ही सारी हकीकत सामने आने लगी। सोवियत सीक्रेट पुलिस ने 5 लाख लोगों को जेल में डालकर उन्हें टॉर्चर किया। इसके बाद नवंबर 1939 में फर्जी चुनाव करवाकर सोवियत संघ ने आधे पोलैंड को खुद में मिला भी लिया। पोलिश मिलिट्री और सरकार से जुड़े लोगों को फर्जी केसेस के नाम पर मौत की सजा सुना दी गई। सोवियत हिस्से वाले पोलैंड में तब जनसंख्या लगभग 1.3 करोड़ के आसपास थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया, स्टालिन की क्रूरता भी उससे कम नहीं थी। स्टालिन को जब सीक्रेट पुलिस की करतूतों के बारे में बताया गया तो उसने कहा अगर उनकी मंशा बुरी नहीं है तो उन्हें माफ किया जा सकता है। 1941 में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो उन्हें जंगलों में हजारों लोगों की सामूहिक कब्रें मिलने लगी। सोवियत संघ के कारनामों को दुनिया के सामने लाने के लिए जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय देशों का एक डेलीगेशन बुलवाया, लेकिन इस डेलीगेशन की रिपोर्ट को ब्रिटेन और अमेरिका ने नाजी प्रोपेगेंडा कहकर झुठला दिया। जर्मनी के खिलाफ स्टालिन की मदद चाहिए थी, इसलिए किसी से कुछ कहा नहीं गया। 1939 और 1941 के बीच स्टालिन ने पोलिश लोगों को पोलैंड से बाहर भेजना शुरू किया ताकि वहां अपने लोगों को बसा सके। इन लोगों को साइबेरिया, कजाकिस्तान जैसे दूरस्थ इलाकों में भेज दिया गया। यहाँ सोवियत लेबर कैंप्स बने थे जिन्हें गुलग नाम की एक सोवियत सरकारी एजेंसी कंट्रोल करती थी। गुलग की स्थापना लेनिन के दौर में हो गई थी, लेकिन इन्हें असली ताकत मिली स्टालिन के राज में। 1930 से 1945 के बीच करीब 40 लाख लोगों को इन कैंप्स में भेजा गया। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्हें सरकार का दुश्मन माना जाता था, या कोई भी व्यक्ति जिसे 3 साल से ज्यादा की सजा हुई हो। कहने को ये करेक्शन कैंप्स थे, लेकिन यहाँ हाड़ तोड़ मजदूरी कराई जाती, उन्हें भूखा रखा जाता, टॉर्चर किया जाता। एक एस्टिमेट के हिसाब से इन कैंप्स में रहने वाले 17 लाख लोग या तो वहां रहने के दौरान या वहां से बाहर आकर मर गए। सोवियत कब्जे के दौरान 1940 से 1941 के बीच स्टालिन ने 12 लाख पोलिश लोगों को उनकी जमीन से विस्थापित कर दिया। इनमें से 7 लाख से अधिक लोग लेबर कैंप्स में मारे गए, जिनमें से 1/3 बच्चे थे। 1941 में यह स्थिति बदली जब ऑपरेशन बारबोसा के तहत जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। स्टालिन के सर मुसीबत आई तो उसने दूसरे देशों से मदद की अपील की। ब्रिटेन में तब पोलैंड की निर्वासित सरकार चल रही थी। ब्रिटेन ने मदद के एवज में स्टालिन से मांग की कि वो पोलैंड को उसकी स्वायत्तता वापस दें। स्टालिन तैयार हुआ और इस तरह 1941 में निर्वासित पोलिश सरकार और जर्मनी के बीच एक संधि हुई। संधि के तहत सोवियत संघ और निर्वासित पोलिश सरकार के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत हुई और स्टालिन ने हिटलर के साथ हुए सभी पुराने समझौतों को निरस्त कर दिया। साथ ही सभी पोलिश नागरिकों को आम माफी भी दी। एक छोटे से अंतराल के लिए पोलिश लोगों को सोवियत संघ से बाहर जाने की आज़ादी भी मिली। इस मौके का फायदा उठाकर पोलिश लोगों ने एक फौज बनाई जिसका नाम था एंडर्स आर्मी। इस सेना का नाम एक पोलिश जनरल व्लादिस्लाव एंडर्स के नाम पर पड़ा था। जनरल एंडर्स ने मौके का फायदा उठाकर हजारों औरतों और बच्चों को लेबर कैंप से रिहा करवाया। इन्हें कैस्पियन समंदर के रास्ते ईरान भेजा गया। वांडा एलिस नाम की एक पोलिश रिफ्यूजी बताती हैं, साइबेरिया में रहने के दौरान हमें एक एक टुकड़ा ब्रेड के लिए लड़ना पड़ता था।
जब हम भागे तो हमें ट्रेन के डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह रहना पड़ा। हजारों बच्चे इस दौरान मारे भी गए। ट्रेन में टॉयलेट करने को जगह नहीं थी, इसलिए जब कभी ट्रेन रुकती हमें जल्दी से उतार कर नित्य क्रिया करनी पड़ती थी। हजारों मारे गए, ये केवल चमत्कार था कि हम किसी तरह बचाए। ईरान पहुंचकर भी इन लोगों को आराम नहीं मिला। सोवियत यूनियन ने उत्तरी ईरान पर कब्जा किया था, इसलिए इन्हें वहां से भी भागना पड़ा। कुछ महीने ईरान में रहने के बाद ये लोग अलग अलग देशों में गए। इन देशों के नाम थे भारत, युगांडा, केन्या, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और मेक्सिको। गौर कीजिए, इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों का नाम नहीं है। कारण अमेरिका अपने सहयोगी स्टालिन को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए जो पोलिश रेफ्यूजी अमेरिका पहुंचे उन्हें मेक्सिको भेजा गया। अब आते हैं इस एंगल पे कि इस कहानी में जाम साहब की एंट्री कैसे हुई। इनका पूरा नाम था दिग्विजय सिंह जी रतनजीत सिंह जी जडेजा। आज़ादी से पहले गुजरात में कच्छ के खाड़ी के दक्षिणी छोर पर एक सल्तनत हुआ करती थी, नाम था नवानगर। यहाँ जडेजा राजपूतों का शासन था। आज़ादी के बाद ये भारतीय संघ का हिस्सा हुआ और शहर का नाम पड़ गया जामनगर। यहाँ के राजाओं को जाम साहब कहकर बुलाया करते थे। इसी परिवार में साल 1895 में दिग्विजय सिंह जी का जन्म हुआ था। लंदन में पढ़ाई के दौरान वो 1919 में ब्रिटिश आर्मी में कमीशन हुए। 1931 में कैप्टन के पद से रिटायर हुए। साल 1933 में जाम साहब रतन सिंह जी की मौत के बाद वे नवानगर रियासत के महाराज हुए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें इंपीरियल वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। कैबिनेट का हिस्सा रहते हुए महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलिश रिफ्यूजियों की हालत का पता चला, जो तब दुनिया भर से मदद की गुहार लगाते थे। ऐसे मौके पर महाराजा ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। ब्रिटिश सरकार पोलिश रिफ्यूजियों के भारत आने को लेकर खुश नहीं थी। उनका भी कारण वही था, वो अपने सहयोगी स्टालिन को नाराज नहीं करना चाहते थे, एलाइज। लेकिन महाराजा इस बात पर अड़ गए और सरकारी लाल फीताशाही को दरकिनार करते हुए 500 पोलिश रिफ्यूजियों को अपने यहाँ शरण दी। इनमें से काफी संख्या में बच्चे थे। महाराजा दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा, नवानगर की जनता मुझे बापू कहती है, आज से मैं तुम्हारा भी बापू हुआ। ये वो दौर था जब भारत खुद युद्ध की मार झेल रहा था। इसके बावजूद भारत वो पहला देश बना जिसने पोलिश रिफ्यूजियों को अपने यहाँ शरण दी। महाराजा दिग्विजय सिंह ने बाकी रियासतों को भी मनाया। टाटा घराने और कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी की मदद से रिफ्यूजीज के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। 1942 से 1948 के बीच लगभग 6000 पोलिश रिफ्यूजियों को भारत में शरण दी गई। इसके अलावा एक कैंप कोल्हापुर के नजदीक वालीवाड़े में भी बनाया गया। दुनिया भर में जहां रेफ्यूजीज को न्यूनतम आसरा मिलता था, कुछ खाने को, कुछ ओढ़ने को, वहीं भारतीय कैंप्स में रहने की सारी सुविधाएं थीं। बच्चों के लिए अलग कमरे, अलग बिस्तर, खाना, कपड़ा समेत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी। महाराजा दिग्विजय ने यहाँ बच्चों के पढ़ने का भी इंतजाम करवाया। इनके लिए पोलैंड से किताबें मंगवाई गई ताकि वो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकें। इतना ही नहीं, एक चर्च भी बनवाया गया ताकि लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। पोलैंड सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। 1946 में पोलिश सरकार ने इनकी वापसी की मांग की, जो रेफ्यूजीज हिंदुस्तान में थे। इसके बावजूद इनमें से अधिकतर 1948 तक भारत में रहे और 1948 के बाद अलग अलग देशों में रहने के लिए चले गए। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पोलैंड ने राजधानी वॉर्सो में दिग्विजय सिंह जी के नाम पर एक चौक का नाम रखवाया। साथ ही पोलैंड ने महाराजा को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया। बालाचड़ी में दिन गुजारने वाले लोगों के एक डेलीगेशन ने साल 2018 में यहाँ का दौरा किया। बालाचड़ी में अपना बचपन गुजारने वाली जेन बिलेकी कहती हैं, महाराजा नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं एक पोलिश हूँ और अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का एक हिस्सा आज भी भारत में है। मुझे लगता है पोलैंड के साथ साथ भारत भी मेरा ही अपना घर है। महाराजा दिग्विजय सिंह जी की कहानी भारतीय इतिहास की उन कहानियों में से है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत को महान बनाने वाली असली चीजें कौन सी हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम की परंपरा वाले देश के नागरिक हैं, वो देश जो अपने नागरिकों को ही नहीं वरन दुनिया के सभी लोगों को अपना परिवार मानता है। ये बात यथार्थ में शायद पूरी तरह सत्य नहीं, लेकिन एक देश के तौर पर हमारा आदर्श तो बन ही सकती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।